नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 आपका और यूनिट 2 डीएड आईडीडी के जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इनका पेपर नंबर 3। और भैया यूनिट 2 पर बात होगी। यूनिट 1 जो था उसको अपलोड कर दिया गया है आप प्लेलिस्ट में जा कर के, या अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर लिंक भी शेयर कर दी गई है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं, है ना। वीडियो लिस्ट में भी आप देख सकते हैं और लिंक भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। लगभग में आप अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो 11.9K का परिवार आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपका असेसमेंट का जो पेपर है, यहाँ पर हम यूनिट 2 की बात करेंगे। और यूनिट 2 में है जो भी आपके विशेष शिक्षक हैं इनकी क्या भूमिका है असेसमेंट करने में, यानी कि आकलन करने में विशेष शिक्षकों की क्या भूमिकाएं हैं। उसके अंतर्गत आपका यूनिट 2.1 आता है। और यूनिट 2.1 क्या कहता है इस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें बात की गई है स्क्रीनिंग की और जो भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं जो भी हमारे विशेष शिक्षक हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हुए, थेरेपिस्ट हुए, फिजियोथेरेपिस्ट हुए, स्टाफ नर्स या बाल रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, है ना, विशेष शिक्षक, समाज सेवा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, तो ये किस प्रकार से स्क्रीनिंग या जांच कर सकते हैं और टूल्स कौन कौन से होंगे, या हम कह सकते हैं कि शैक्षिक सेटिंग या इसका उपयोग, इसका महत्व क्या है, हम इन पर बात करेंगे। तो हमने स्क्रीनिंग के बारे में आपको बताया था कि भैया समग्र जनसंख्या में जो भी हमारी जनसंख्या है, हमें उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाए तो उन्हें उस क्षेत्र में लाभ मिल सके, उस क्षेत्र में उन्हें लाभ मिल सके, है ना। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, जो भी शिशु है ना, इन बच्चों की पहचान की जाती है। इन बच्चों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद में इनमें स्वास्थ्य, सामाजिक भावात्मक समस्याएं, विकासात्मक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, जिन समस्याओं में बच्चा है उन समस्याओं को पहचाना जाएगा। पहचानने के बाद में इनका स्वास्थ्य मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और शैक्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में हम ये पहचान लेंगे कि बच्चे में आखिरकार दिक्कत क्या है। दिक्कत करने के बाद में जो उनके बच्चों की आकलन की योजनाएं हैं उनको हम बनाएंगे। बनाने के बाद में हम उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। निदान करने के बाद में हम क्या करेंगे, दिव्यांगता को घोषित करेंगे कि भैया आखिरकार कौन सी दिव्यांगता बच्चे को है। तो ये आपका स्क्रीनिंग की ये जो प्रक्रिया चलती है, आपकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चलती है। ये इसमें आपके, मैंने आपको बताया, चिकित्सक भी होंगे, बाल रोग विशेषज्ञ हुए, लेबोरेटरी हुआ, आपका स्टाफ नर्स हुई, है ना, थेरेपिस्ट भी होंगे आपके, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, है ना, वोकेशनल थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक होंगे, विशेष शिक्षक होंगे। और जो भी लोग इस प्रक्रिया में शामिल होंगे वो भैया क्या कर सकते हैं, उन बच्चों की जांच कर सकते हैं जो भैया भावात्मक, सामाजिक, स्वास्थ्य, है ना, जिनका पिछड़ा हुआ है, जो इस जोखिम में हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग का अर्थ मानकीकृत उपकरण का प्रयोग करना है, जिसमें बच्चों के विकास के बारे में उनको जाना जा सके, अनुसंधान किया जा सके, और जो भी विकास है इसका अनौपचारिक रूप से हम लोग बच्चों की जो भी चिंताएं हैं, जहाँ पर बच्चे देरी दिखा रहे हैं, उनको पहचान के भैया उनको आगे बढ़ा सके, उनको अधिक प्रभावी कर सके। इसके लिए विशेष तौर पर हम कहेंगे जो भी स्क्रीनिंग है, या तो हम देखिए स्क्रीनिंग कहाँ, या तो हम स्क्रीनिंग चिकित्सालय में कर सकते हैं, हम स्क्रीनिंग अस्पताल में भी कर सकते हैं, विद्यालय में भी कर सकते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी कर सकते हैं, या कोई भी कैंप लगा करके भी हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, या बच्चे के घर पर जा करके भी हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बच्चे की हमें जांच पहचान करनी है तो इन सभी स्थानों पर हम लोग कर सकते हैं स्क्रीनिंग।
इसमें कह सकेंगे जो भी जांच है, आखिरकार बच्चे में जो भी समस्या है वो माँ से आई है या आनुवांशिक आई है ना। तो इसमें हम लोग आनुवांशिकी की भी जांच कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, है ना। माता की भी जांच करके पता कर सकते हैं, है ना। तो ये और आपका फिटोस्केपी होता है, हम लोग उसको भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्क्रीनिंग के दौरान कराते हैं। इसमें अगर हम प्रसव के दौरान की बात करें तो प्रसव के दौरान आपका एक टेस्ट होता है। प्रसव के दौरान जब बच्चे की स्क्रीनिंग की जाती है तो वो होता है अपगार टेस्ट, है ना, अपगार टेस्ट। ठीक है। तो ये आपका अपीयरेंस, पल्स, ग्रेविटी, एक्टिविटी और रिस्पिरेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है और आपसे पूछा भी जाता है। आप कहोगे सर प्रसव के दौरान जो हमारा टेस्ट हो रहा है, बच्चे का टेस्ट किया जाता है जन्म के दौरान, जन्म के तुरंत बाद ये आपका टेस्ट बच्चे का किया जाता है। ये सबसे पहली जांच मानी जाती है जिसमें बच्चे का रंग क्या है, बच्चे की चिल्लाहट क्या है, धड़कन क्या है, मांसपेशियाँ क्या हैं, तनाव कितना है बच्चे में, है ना, उत्तेजना बच्चे की क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो निर्धारित होती हैं, है ना। तो ये आपका अपगर का आता है जो कि प्रसव के दौरान किया जाता है और वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट लगाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपका किसके दौरान, स्क्रीनिंग के दौरान ही आता है ना। स्क्रीनिंग के दौरान जब बच्चे की स्क्रीनिंग की जाती है, बचपन जब जन्म लेता है तब जांच की जाती है तो भी आपका अपगर टेस्ट आता है। ऐसे ही विशिष्ट स्थितियों में विकार जो भी संभावित रूप से जो भी जोखिम है, व्यक्तियों की प्रारंभिक पहचान करने के लिए भी हम लोग स्क्रीन का उपयोग करते हैं। बच्चे में प्रारंभिक हस्तक्षेप दिया जा सकता है स्क्रीनिंग करके। बच्चे के लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रशिक्षण में इलेक्ट्रिक उपकरण या स्वयं से प्रशिक्षित करना या बच्चे को नए नए अवसर देकर के प्रशिक्षण में लाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्क्रीनिंग करके पता कर सकते हैं और बच्चे को प्रशिक्षण दे सकते हैं। सकारात्मक स्कोर और जो भी निर्देशन है इनका पालन करना, जो भी निदान बच्चे का है, निश्चित संकेत हैं, विशिष्ट या विकार निश्चित संकेत हैं, इनका पालन करना। कह सकेंगे कि स्क्रीनिंग उन बच्चों की पहचान करने में मदद करेगा जिनमें अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और जिन्हें समस्या है और जिनकी हम चिंताओं को स्क्रीनिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। ऐसे जैसे छोटे परिवार हमारे हुए, माता पिता हुए, बचपन के कार्यक्रम और बच्चे को अवसर दिला करके हम जो भी उनके स्वास्थ्य, विकास और समझ है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। विकासात्मक स्क्रीनिंग में आपको संज्ञानात्मक कौशल, मोटर कौशल, है ना, और सामाजिक कौशल, इनमें सब में जो है वो देरी देखने को मिलती है। इसमें क्या होगा कि हम इसकी प्रारंभिक पहचान करेंगे। आखिरकार देरी क्यों है, वृद्धि, सीखने और विकास के हस्तक्षेप, सीमाएं, निदान, मूल्यांकन, है ना, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बच्चे की अनुभूति क्या है, कॉग्निशन क्या है, संज्ञान कितना है, ये डोमेन में शामिल होगा। सूक्ष्म गामक कौशल और मोटर गामक कौशल, वाणी और भाषा और सामाजिक और भावनात्मक विकास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रीनिंग के दौरान स्क्रीनिंग के डोमेन में शामिल की जाएंगी। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी और जो भी उसकी वृद्धि, विकास, हस्तक्षेप है ये भी किया जाएगा। बच्चे के लिए निदान और मूल्यांकन भी बच्चे को दिया जाएगा। तो ये आपकी स्क्रीनिंग है जो छोटे बच्चों के लिए सामाजिक भावात्मक जाँच के लिए आवश्यक होती है और पर्याप्त रूप से 6 वर्ष की जो कम बच्चे हैं उनकी जांच के लिए, मानसिक मंदित बच्चों की स्वास्थ्य की जांच के लिए स्क्रीनिंग का उपयोग किया जाता है। आशा है सभी समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं आपके यूनिट 2.2 की, है ना। यूनिट 2.2 में क्या कहता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते थोड़ा यहाँ पर। यूनिट 2.2, तो यूनिट 2.2 में औपचारिक आकलन की बात की जा रही है। विशेष शिक्षक के द्वारा, किसके द्वारा, विशेष शिक्षक के द्वारा, विशेष शिक्षक के द्वारा जो भी औपचारिक आकलन है, फॉर्मल असेसमेंट है, या हम कहते हैं इसको औपचारिक आकलन, फॉर्मल असेसमेंट या औपचारिक आकलन, है ना। इसकी बात करेंगे, शैक्षिक मूल्य की बात करेंगे और जो भी इसकी अवधि और जो भी इसका मूल्यांकन है इस पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें आपके विशेष शिक्षक के द्वारा औपचारिक आकलन की, तो हम कहते हैं विशेष शिक्षक जो है विद्यालय में
शामिल होगा, और विद्यालय में जब शामिल होगा तो जो भी दिव्यांग बच्चा है, दिव्यांग छात्र है, इसकी समग्र शिक्षा में एक विशेष शिक्षक अहम भूमिका निभाएगा। वह शैक्षिक वातावरण कई प्रकार की भूमिका बनाएगा और शैक्षिक वातावरण में बच्चे को रखेगा, जहाँ पर विशेष शिक्षक को उसकी परिस्थिति क्या है, बच्चे की व्यवहारिक निर्णय क्या हैं, सुझाव इसकी आवश्यकता होगी, और कह सकेंगे कि जो भी मूल्यांकन पूरी तरह से मूल्यांकन प्रक्रिया को समझना, पेशेवर और माता पिता और छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी देना, इसको संप्रेषित करना इसके अंतर्गत आएगा। CBA यानी कि कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट। तो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, निर्देशात्मक निर्णय जो जानकारी होगी उसको एकत्रित करेंगे एक विशेष शिक्षक, और जो भी स्थायी पाठ्यक्रम है छात्र के प्रदर्शन का अवलोकन और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो भी CBA है या हम कह सकते हैं कि विशेष शिक्षा में इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है। जो भी मापन हुआ, निर्देशन हुआ और ठोस निर्णय जहाँ पर लिए जाते हैं बच्चों के लिए, निर्देशात्मक निर्णय जिनका उपयोग व्यक्तिगत छात्र, कक्षा के वातावरण है ना, अंदर और बाहर का वातावरण क्या है, जो भी निर्देशात्मक उद्देश्य हैं और इनकी सेटिंग को पहचानना, जो भी पाठ्यक्रम है वो लचीला बनाना, पाठ्यक्रम का उद्देश्य लगातार मूल्यांकन की ओर और नए नए डाटा एकत्रित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। ऐसा होगा पाठ्यक्रम कि बच्चों का अच्छा विकास हो सके और बच्चों का हम मूल्यांकन करके, मूल्यांकन के उपयोग में ला के हम मूल्यांकन का डाटा भी एकत्रित कर सकें। जो भी बच्चे में चिंता है, शिक्षण प्रभावशीलता है, कक्षा की सफलता है ना, इन चीज़ों का शैक्षिक निर्णय लिया जा सके, जहाँ पर बच्चा अकादमिक और बच्चे में जो भी देरियाँ देखने को मिल रही हैं, संख्या, मान्यता, पहचान है ना, विराम चिन्ह, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और इनका जो है मूल्यांकन किया जाएगा और इन डाटाओं को एकत्रित किया जाएगा विभिन्न सेटिंग में, चाहे आप घर पर हों, किसी समुदाय में हों, कक्षा में हों, किसी भी कार्यस्थल पर हों। मूल्यांकन का उपयोग करके इसको प्रतिबिंबित किया जाएगा और शैक्षिक प्रगति जो है वो बच्चे की शामिल की जाएगी, जहाँ पर जो भी मापन का माध्यम है उसको एकत्रित किया जाएगा, उसकी चिंतनशीलता को बढ़ाया जाएगा, उसकी सूची को डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो अकादमिक पहुँच है, बच्चे का स्तर, क्योंकि विशेष शिक्षक बच्चे के स्तर पर भी काम करता है, बच्चे का स्तर क्या है, प्रदर्शन क्या कर रहा है, इसका डेटा उपयोग में लाया जाएगा। सूचित किया जाएगा कि बच्चे मदद क्या है, शैक्षिक निर्णय, बच्चा सफल है या नहीं है। आकलन करेंगे तो बच्चे का किस क्षेत्र का आकलन करेंगे, पाठचर्या मानक क्या है, डेटा, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या डेटा एकत्रित किया जाएगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें आवश्यक चीज़ें शिक्षक के लिए, शिक्षक क्या करेगा या विशेष शिक्षक क्या करेगा, इसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं कि सबसे पहले ऐसा विश्वसनीय डेटा एकत्रित करे, सुनिश्चित करे कि हाँ वाकई बच्चे में ये दिक्कत है। उसके बाद में उन चीज़ों का निरंतर जांच करता रहे, जो चीज़ें बच्चे को सिखाई जा रही हैं उनकी निरंतर क्या जांच होती रहे। इसके बाद में छात्र की स्थिति का पता लगता रहे और जो महत्वपूर्ण प्रदर्शन बच्चा कर रहा है उसका जो है उसकी निगरानी हमें करनी चाहिए। इसके बाद में जो भी चिंतन है, सुधार है ना, प्रभावशीलता है, इन पर बात होगी, ये कराया जाएगा। उसके बाद में जो भी शैक्षिक उपलब्धियां हैं उसके लिए बच्चे को क्या किया जाएगा, जागरूकता दी जाएगी, शैक्षिक उपलब्धियों में बच्चों को जागरूकता दी जाएगी। ऐसे ही हम लोग अगर बात करते हैं आइडिया की, IDEA, इसकी फुल फॉर्म भैया लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म की जो वीडियो दी गई है इसकी फुल फॉर्म वहाँ पर आपको बताई गई है ना, इसको लिख लीजिएगा। अगर पता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आइडिया उस महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है जहाँ पर एक टीम छात्रों के मूल्यांकन पर उसकी चल रही शिक्षा को निभाती है और विकलांग छात्रों के लिए सेवाएं प्रदान करती है, जहाँ पर जो भी पुनर्वास पेशेवर हैं, परिवार हैं, है ना, इनका सहयोगात्मक रूप IP ये शामिल किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता IP जो भी बनाई जाएगी बच्चे की, वो छात्रों के हित में होनी चाहिए, छात्रों की प्रगति में होनी चाहिए। जो भी सदस्य या टीम, जो भी विशेष शिक्षक बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, उनकी ताकतों, उनकी ज़रूरतों पर विचार करेंगे और
कह सकते हैं कि जो भी शैक्षिक योजना बनाई जाएंगी बच्चे को लाभप्रद बनाई जाएंगी, बच्चे को वहाँ से लाभ मिल सके। यानी कि शैक्षिक योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा और जो भी प्रगति है इस पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षक, कर्मचारी, परिवार, है ना, मूल्यांकन में सहायता करेंगे और इन सभी का जो है वो मूल्यांकन भी किया जाएगा। सीखने में मूल्यांकन का पता लगाया जाएगा, नैदानिक उपचार दिए जाएंगे, बच्चे के लिए जो भी आवश्यक ज़रूरतें की चीज़ें हैं, बच्चे के लिए पाठ्यक्रम जो समायोजित किया जाएगा वो लचीला बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर विशेष शिक्षक के रूप में देखने को मिल सकती हैं कि विशेष शिक्षक क्या क्या करेगा। कह सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार को औपचारिक रूप से व्यवस्थित डाटा को एकत्रित किया जाएगा और इसका मूल्यांकन किया जाएगा। सीखने का आकलन औपचारिक मूल्यांकन है और इसकी क्षमता बच्चे के लिए मूल्यांकन में शामिल होगी। इसके लिए बच्चे का हम बार बार मूल्यांकन कर सकते हैं, छात्रों की सामग्री, छात्र ने कितना सीखा है, उनकी अगली इकाई क्या है, उनको ग्रेड कितनी है, इन सभी चीज़ों का जो है आकलन किया जा सकता है। शिक्षक इन सभी चीज़ों से बच्चे को सिखा सकता है और बेहतर बना सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं असेसमेंट की। और कैसे असेसमेंट की? औपचारिक मूल्यांकन में जो IEP है, आप लोग जानते होंगे, है ना, IEP, इसकी भी फुल फॉर्म बताइए, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और इसकी भी फुल फॉर्म बताइए, वाकई आपकी IEP क्या है। तो एक IEP कैसे बनाई जाएगी विशेष शिक्षक के द्वारा? IEP व्यक्तिगत, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से आपका औपचारिक मूल्यांकन के असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो जो आपका ये व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है ये बच्चों की बनाई जाएगी, क्योंकि ये शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है। और शिक्षक कैसे बच्चों को बेहतर सिखा पाएगा, आगे बढ़ा पाएगा, कि बच्चे को हमें किसमें, मुख्य धारा में लाना है। तो हम जब भी बात करते हैं IEP की तो हम कहते हैं कि आपका एक प्रकार का ये औपचारिक आकलन है। प्रशिक्षक के द्वारा मानक निर्धारित किए गए, जो भी मानक निर्धारित किए जाएंगे उसमें बच्चे का डाटा, बच्चे का कह सकते हैं कि पुराना डाटा जो भी है ना, कैसे बच्चे को दिव्यांगता हुई, कौन सी दिव्यांगता बच्चे को है, इन सभी चीज़ों का जो डाटा है उसको प्रशिक्षित डेटा के अंतर्गत रखा जाएगा और सीखने के जो निरंतर अनुभव है, निरंतर समायोजन है, इसमें मदद की जाएगी। विशेष शिक्षा सेवाओं में जो भी मूल्यांकन छात्रों के लिए किया जाएगा, बार बार छात्रों को सीखने के नए अवसर दिए जाएंगे और जो छात्र सीख रहे होंगे उनके लिए एक समय निर्धारित किया जाएगा कि कितने सत्र में हमें कितना बच्चे को सिखाना है ना। और जो भी गोल लिए जाएंगे, जो भी लक्ष्य बच्चे को लिए जाएंगे, ऐसे लक्ष्यों को लिए जाएगा जो लॉन्ग टर्म गोल्स में से शॉर्ट टर्म गोल्स को बांट रहे हों, यानी कि जो ऐसे लक्ष्य हों जो बहुत बड़े हों और बड़े लक्ष्यों में से छोटे छोटे लक्ष्यों को लिया जाएगा। क्यों ऐसे छोटे लक्ष्यों को लिया जाता है? कारण होता है कि उनको हम बेहतर सिखा सकते हैं। छोटे लक्ष्य जब बच्चे सीख जाएंगे, छोटा जब काम बच्चा करने लगेगा तो बड़े काम को भी करने के लिए वो तत्पर होगा। यानी कि बच्चों की योग्यता विशेष शिक्षक को जाननी चाहिए और जो उसको सेवाएं प्रदान करनी है उनकी ज़रूरतों के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार उनको प्रदान करना चाहिए। और उनके लिए भैया क्या, एक रणनीति बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को कहाँ ले जाते हैं, बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। मुख्य धारा में यानी कि बच्चे को सामाजिक जीवन में उनकी जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने के लिए बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी इसके लिए परीक्षा या प्रशिक्षण दिया जाएगा, परीक्षा जो भी नोट्स, गाइड, है ना, या हम बच्चे को जो जानकारियाँ बच्चे के एकत्रित कर रहे हैं मानदंड संदर्भित परीक्षणों से, CRT परीक्षण से, तो इनसे जो भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं इनको हम एक फाइल में तैयार करेंगे और उसके बाद में बच्चे को हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे। इसके लिए बच्चे का गोल हम डिसाइड करेंगे और जो भी गोल डिसाइड करेंगे उसमें हम बच्चे को एक अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे को हमें आगे बढ़ाना है, महारत हासिल करानी है और भैया उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना है। पढ़ने लिखने संबंधी जो भी उनकी अक्षमताएं हैं, इन अक्षमताओं और अवधारणाओं को आगे बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। इसके लिए जो भी छात्र होंगे उनको सहायता प्रदान की जाएगी, नियमित कक्षा बनाई जाएगी, पाठ्यपुस्तक जो भी TLM है, शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा, है ना। जो भी लक्ष्य हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी
जानकारी प्रदान की जाएगी और जो भी बच्चों की आवश्यकताएं हैं, अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं, उनको देखा जाएगा। जो भी मानदंड संदर्भित विशेष शिक्षक हैं उनके बारे में जानकारी होगी, अवसर बच्चों को प्रदान किया जाएगा और बच्चे जहाँ पर जिस कार्य में रुचि दिखा रहे हैं, उनका स्तर क्या है, उसका उपयोग करके बच्चे को अध्ययन कौशल कराया जाएगा। जैसे जो भी उद्देश्य बच्चे का है वो बच्चा अच्छे से सीख सके, क्योंकि बच्चे अपने स्तर के अनुसार चीज़ों को सीख रहा है। तो जब स्तर के अनुसार चीज़ों को सीखेगा तो भैया हम लोग बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। ऐसे ही आपका आएगा 2.4 में। 2.4 हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख के 2.4। इसके बाद में भैया जो 3 यूनिट आपकी आएगी, वो 3 यूनिट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 यूनिट जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमेशा आपको 1 से 2 प्रश्न, वो भी 5 नंबर में, और भैया आपके 2 नंबर में और आपके 1 नंबर में, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 3 यूनिट मैं इसके बाद में जब अपलोड करूँगा, 2.5 जब ख़त्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो जब 3 यूनिट अपलोड करूँगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और वहाँ से आप अगर कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर या जब सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कहीं पर भी प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हैं, तब भी वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ऐसे स्टार बना करके आप उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। तो बात करते हैं आपके 2.4 की। कह रहा है कि जो भी हमारे उच्च समर्थन वाले या गंभीर दिव्यांगता वाले या गंभीर विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं, उनका हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। उन छात्रों को असेसमेंट हम कैसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन छात्रों का असेसमेंट करेंगे जो गंभीर या उच्च समर्थन या गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे हैं। ठीक है, जिनको हाई सपोर्ट नीड्स है या जिनमें गंभीर दिव्यांगता है। तो हम कहेंगे जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा गंभीर दिव्यांगता होती है, उनकी सबसे पहले सीखने की प्रणाली, कक्षा का स्तर, इनको जाना जाता है। शिक्षण की जो रणनीतियाँ हैं उनको बनाया जाएगा और बच्चों की ज़रूरतों के आधार पर क्या होगा, उनका जो भी कौशल सिखाए जाएंगे वो उनकी ज़रूरतों के आधार पर सिखाए जाएंगे। जो भी प्रौद्योगिकी, जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, वो दिव्यांग बच्चों को मूल्यांकन के अवसर प्रदान कर सके, उनकी भूमिका निभाई जा सके। सीधे हम कह सकेंगे कि दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षण के लिए जो भी आवश्यकता है, आवश्यक दृष्टिकोण है, जो भी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा किया जाएगा, है ना। और इसके लिए भैया किसकी हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षण जो भी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी बच्चे का उपलब्धि मापन परीक्षण है, समय समय पर भैया क्या किया जाएगा, बच्चे का परीक्षण भी किया जाएगा। जो भी कितना स्कोर बच्चा कर रहा है, कितना सीख रहा है, और जो भी पाठ्यक्रम है वो कितना प्रभावशाली है, और कितना हम पाठ्यक्रम को और लचीला बना सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम कहाँ पर निर्देशित हो रहा है, जो भी मानकीकृत परीक्षण हैं वो कैसे हैं, गैर दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको कैसे सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को आवश्यकता होती है देखने की। संशोधित किया जाएगा कि जो भी बच्चे को लक्ष्य सिखाना है, जो भी आवाज़ सिखाना है, इसमें बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे का मूल्यांकन में भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, या हम क्या करेंगे, उनको टीम बना करके या परीक्षण दे करके इनके मामले को हम लोग बेहतर बना सकेंगे। जो भी स्पष्टीकरण है परीक्षण के लिए उनको हम दे सकेंगे। साथ ही साथ बच्चे के जो अवसर हैं, संशोधन, जो भी बच्चा कार्य कर रहा है उसमें नए नए अवसर, उनका संशोधन और बच्चे का आकलन। बच्चा सामान्य पाठ्यक्रम में बच्चा किन स्तर तक पहुंच रहा है, इसका जो भी विद्यालय है उसका भाग क्या है ना, इन सभी चीज़ों का जो है हम लोग ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे विशेष शिक्षक हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है। ये बहुत छोटी यूनिट थी, बहुत बड़ी नहीं थी, आपकी यूनिट 2.5। इसमें बात करते हैं आपके जो भी शिक्षक है, इसकी दक्षता और विशेष शिक्षक किन किन क्षेत्रों में मूल्यांकन कर सकेगा,
यानी कि जो भी हमारे सामान्य बच्चे हैं, विशेष दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, इनके लिए कहाँ कहाँ पर इनको समायोजित किया जा सकेगा। ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम कैसे डिज़ाइन किया जाएगा जिससे इस सामान्य बच्चे को भी, विशेष बच्चे को भी, साथ ही साथ शिक्षक को भी इन बच्चों को सिखाने के लिए एक कह सकते हैं दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी वातावरण बनाना है, कैसे हम उस वातावरण में शिक्षक सफल हो सकेगा, कैसे भागीदारी ले सकेगा। तो जो कह सकेंगे जो भी शिक्षक है, क्योंकि वह समावेशन सभी के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारे दिव्यांग बच्चे हों, सामान्य बच्चे हों, इनको सबको एक साथ जोड़ना, मजबूत कह सकते हैं मजबूती से सिखाना और भैया इनको अवसर प्रदान कराना। सामान्य शिक्षा में जो भी परस्पर बच्चों के लिए इनकी ज़रूरतें और दिव्यांग बच्चों की खास करके ज़रूरतें, इसके लिए वातावरण और इसकी सफलता कैसे मिलेगी, तो कहा जाएगा कि ऐसे करिकुलम को, ऐसे पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया जाएगा, ऐसे करिकुलम या ऐसे पाठ्यक्रम या पाठचर्या को डिज़ाइन किया जाएगा जो सभी के लिए हो। विशेष शिक्षक क्या करेगा कि ऐसी समावेशी कक्षाओं का या ऐसे पाठ्यक्रम का, ऐसी समावेशी कक्षाओं का या ऐसे पाठ्यक्रम को तैयार करेगा जो दिव्यांग बच्चों की भी ज़रूरतों को पूरा कर रही हों और विशेष बच्चों यानी सामान्य बच्चों की भी ज़रूरतों को पूरा कर रही हों। शिक्षक एक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए जो भी छात्र के लिए चीज़ें सुलभ होंगी, जो भी आपका पाठ्यक्रम होगा, यहाँ पर जहाँ पर बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा होगा, विशिष्ट जो भी छात्र हैं, सामग्री कैसे बन रही है, बच्चे कैसे अपनी संसाधनों का प्रयोग हो रहा है ना। शिक्षक के लिए जो बच्चे की ताकत, कमजोरियाँ, रुचि, संसाधन, विधियाँ, इन सभी की जांच करनी होगी। अगर समावेशी पाठ्यक्रम बनाना है तो सभी बच्चों की ताकत, रुचि और संचार, इन सभी की जांच करनी होगी। छात्रों के लिए सावधानी पूर्वक जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा वो सावधानी पूर्वक लक्ष्य होना चाहिए। सावधान बिल्कुल ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि बच्चा बेहतर सीख सके और समावेशी कक्षा में सीमित जो प्रशिक्षण है वो बच्चा ले सके। इसके लिए बच्चे की आवश्यकता वाली चीज़ें, इनको सबको शामिल किया जाएगा। दूसरा क्या है आपका, कक्षा का निर्देशन। कक्षा का निर्देशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है उसका निर्देशन होना, उसका जांच होना या निर्देशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक शिक्षक जब ऐसे मॉडल को बनाएगा, ऐसी समावेशी कक्षाओं को बनाएगा जहाँ पर शिक्षक मौजूद होंगे, जहाँ पर विशेष शिक्षक एक निश्चित समय पर पाठ प्रदान करेंगे। वास्तव में समावेशी कक्षा में लागू करने के लिए जो भी सामान्य और विशेष शिक्षा है, इसके व्यापक जो सहयोग होगा उसकी आवश्यकता होगी। बच्चों के लिए आईपी बनाई जाएगी, उनकी जो भी निगरानी और प्रगति के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको लाया जाएगा। बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, विभिन्न स्तर हैं, इनकी आवश्यकता होगी। और बच्चे के लिए परामर्श, दिव्यांग बच्चों को परामर्श कहाँ पर देना है, जो भी संवेदी गतिविधियाँ हैं, भाषा चिकित्सा हुआ, डिसलेक्सिया हुआ, है ना, जो भी प्रशिक्षक हैं, किन क्षेत्रों में इनको समय समय पर व्यवस्था की जाए, इन सभी चीज़ों की, जिनसे कि ये सकारात्मक माहौल की ओर इनको चिकित्सा मिल सके और सकारात्मक माहौल की ओर ये आगे बढ़ सके। विशेष सामान्य शिक्षा के साथ में बच्चे को पाठ प्रस्तुत करना, नियम लागू करना, दिनचर्या में सहायता करना, ऐसे ही विशेष बच्चों को यहाँ पर अवसर भी दिए जाएंगे। और इनको क्या होगा, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी वो छोटे छोटे भागों में सिखाई जाएंगी। और भैया इनके लिए छोटे समूह का भी निर्माण किया जाएगा, छोटे समूह का भी निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका कह सकते हैं सीखने का आकलन, लर्निंग असेसमेंट, यानी कि सीखने का आकलन। समावेशी कक्षा में हमें यह आकलन जरूर करना होगा कि बच्चा छात्रों की प्राप्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। आखिरकार हम बच्चे को जिन शिक्षण रणनीतियों से बच्चे को सिखा रहे हैं, तो बच्चा अपने इन चीज़ों का प्रयोग या इन लक्ष्यों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। समय समय पर हमें बच्चे का क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा।
कि जो शैक्षिक रणनीतियाँ हम अपना रहे हैं बच्चा वाकई इनसे सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। छात्रों के लिए जो भी सामान्य सेटिंग है, जो आत्मविश्वास है, स्वतंत्रता है, इनको बढ़ावा मिलेगा अगर बच्चा सीखेगा। बच्चा समय समय पर चीज़ों को महसूस करेगा। अगर बच्चा बेहतर सीख रहा होगा तो और सीखने के लिए समायोजन में महसूस होगा उसको। छात्र के लिए समायोजन और आवश्यक चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। ऐसे ही छात्रों के लिए एडवोकेसी की जाएगी, वकालत की जाएगी। इसमें जो भी छात्रों की ज़रूरतों की चीज़ें हैं अधिवक्ता के रूप में रखी जाएंगी। जो भी शिक्षक हैं या जो भी समावेशी कक्षाएं हैं इनका महत्व दिया जा सकेगा। समावेशी सर्वोत्तम तरीके का प्रयोग किया जाएगा समावेशी कक्षा में। और बच्चे के लिए उनकी सफलताओं को देखते हुए जो भी सदस्य हैं उनकी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। कह सकेंगे कि समावेशी कक्षा में सफलता के लिए माता पिता के साथ में विशेष शिक्षक और जो भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे समाज के सदस्य हैं, बच्चे को सामाजिक, शैक्षणिक और भावात्मक विकास बच्चे का जो है वो अपडेट किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए बच्चे को हमें सबसे पहले दिनचर्या में आगे बढ़ाना होगा और जो भी गृह कार्य और कक्षा की जो भागीदारी है उसको बच्चे को स्थापित करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। भैया वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन